हेलो गाइज, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइज आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। गाइज इंडिपेंडेंस के बाद हमारे पास जो सबसे बड़ा चैलेंजिंग फैक्टर रहा वो था मर्जर ऑफ प्रिंस स्टेट। अब बहुत सारे प्रिंस स्टेट तो मर्ज कर चुके थे इंडिया के साथ, ठीक है गाइज, और कुछ मर्ज कर चुके थे पाकिस्तान के साथ, लेकिन यहाँ पर कुछ प्रिंस स्टेट चाहते थे वो इंडिपेंडेंटली वर्क करते रहें। और लाइक जैसे कैबिनेट मिशन में ब्रिटिशर्स ने इनको कहा भी था। अब कैबिनेट मिशन में हुआ क्या था मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियस सेशन में बता चुका हूँ। और कैबिनेट मिशन में हालांकि पाकिस्तान को यहाँ पर सेपरेट करने की जो डिमांड थी मुस्लिम लीग की, वो तो नहीं मानी जाती। फिर भी जो पॉइंट्स थे कैबिनेट मिशन के, उसको लेकर मुस्लिम लीग एग्री कर जाती है और इंडियन नेशनल कांग्रेस तो खैर एग्री करती ही करती है। और कैबिनेट मिशन में ये कहा गया कि अब हम इंडिया को धीरे धीरे आज़ाद कर देंगे और जो प्रिंसी स्टेट्स हैं वो चाहे तो अपने आप को इंडिपेंडेंटली डिक्लेयर कर सकते हैं। और यही हमें सेम देखने को मिला जब माउंटबेटन प्लान आया। अब माउंटबेटन प्लान में तो डिक्लेयर कर दिया गया था कि इंडिया का जो पार्टीशन, जो इंडिया इंडिपेंडेंस होगा वो पार्टीशन के साथ होगा। अब देखिए यहाँ पर पार्टीशन होता है, वेस्ट पाकिस्तान बनता है एक, और यहाँ पर बनता है ईस्ट पाकिस्तान। अब माउंटबेटन जो थे वो बहुत अच्छे दोस्त होते हैं जवाहरलाल नेहरू जी के। अब जवाहरलाल नेहरू जी बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि जो पाकिस्तान है उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा एरिया जाए, ठीक है गैस। और इसको लेकर खैर जिन्ना नाराज भी थे क्योंकि जिन्ना चाहते थे कश्मीर वाला एरिया, जूनागढ़ वाला एरिया। अब चलिए ये तो हम समझते हैं कि बाउंड्री टच करता है, ठीक है, यहाँ तो चलो हम मानते हैं कि ये डिमांड कर रहे हैं कुछ हद तक सही है, हालांकि सही नहीं थी बट हम फिर भी मान लेते हैं यहाँ पर एक पॉइंट पे। अब यहाँ पे भोपाल में जो नवाब होते हैं वो मुस्लिम होते हैं, तो जिन्ना कहते हैं भोपाल को भी हमें दे दो। हैदराबाद में नवाब होते हैं, मतलब ऑब्वियसली मुस्लिम है, नवाब वर्ड यूज़ करा जाता है मुस्लिम रूलर के लिए, तो यहाँ पर हैदराबाद वाला एरिया भी हमें दे दो, ठीक है। और साथ साथ यहाँ पर एक राजस्थान में एरिया था जोधपुर, वहाँ पर हिंदू रूलर थे और उनके साथ इंडिया की जो इंडियन कांग्रेस की जो बेसिकली पार्टी है, इंडियन पार्टी, उसके साथ ट्यूनिंग अच्छी से मैच नहीं कर रही थी, तो ये खुद ही से ही चाह रहे थे कि ये पाकिस्तान के साथ मर्ज करने। फाइनली इनको समझाया गया और इनके साथ भी एक्सेशन इंडिया का ही साइन हुआ था। और जूनागढ़ के जो नवाब थे वो चाहते थे पाकिस्तान के साथ उनका मर्ज हो। और साथ साथ यहाँ पर मणिपुर तो खैर चाहता ही नहीं था कि किसी के साथ इनका मर्ज हो। और यहाँ पर त्रिवेंद्र था, ये भी नहीं चाहता था कि हमारा किसी के साथ मर्जर हो इंडिया के साथ पाकिस्तान के साथ। लेकिन जो ट्रेवनकोर है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को ठीक नहीं समझता था, ठीक है। और त्रिवेंद्र के जो नवाब थे, सॉरी राजा थे, यहाँ पर त्रिवेंद्र के जो राजा थे उनकी अच्छी दोस्ती थी मोहम्मद अली खान जिन्ना के साथ। मोहम्मद अली खान जिन्ना ने ओपनली कहा था त्रिवेंद्र कौर को, अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए तो हम हेल्प करने के लिए तैयार हैं और हम मिलकर यहाँ पर चलाएंगे, ठीक है, आप इंडिपेंडेंटली अपने आप को चलाते रहो। अब ये देखिए भोपाल वाला रीजन जो है और जो एक तरह से हैदराबाद वाला रीजन है, अगर यहाँ पर ये पाकिस्तान को दिया जाता तो कम्युनिकेशन किस तरह से होता, ठीक है। तो डिवीज़न इसी आधार पे करा गया था कि आपको बाउंड्री वाला एरिया दिया जाएगा और ऑब्वियसली यहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा रहती थी और यहाँ पर भी, इसलिए ये डिवीज़न दे दिया गया। और ब्रिटिशर्स ने कहा कि कोई भी प्रिंसी स्टेट, जो डिवीज़न दिया गया हमने पाकिस्तान और ये जो वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान और इंडिया, अगर वो चाहता है वेस्ट पाकिस्तान का पार्ट बनना और वो बाउंड्री पे ही टच करता है तो वो बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा ना हो कि बिल्कुल बीचों बीच वो चाहे कि पाकिस्तान का पार्ट बनना, तो वो पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है गाइस। होपफुली आप समझ रहे होंगे यहाँ पर। अब देखिए होता क्या है, माउंटबेटन प्लान के बाद ब्रिटिशर्स ने ओपनली कहा प्रिंसी स्टेट्स को कि आप मर्ज कर सकते हो इंडिया के साथ सॉरी, और या फिर पाकिस्तान के साथ, या फिर आप इंडिपेंडेंटली अपने आप को चला सकते हो। अब कुछ प्रिंसी स्टेट्स तो यहाँ पर बहुत रिच थे, वो चाहते थे कि हम इंडिपेंडेंटली वर्क करते रहें। और बहुत सारे प्रिंसी स्टेट्स जो थे वो समझ गए थे कि अब इंडिया के साथ हम मतलब इंडिया के साथ हम एक तरह से मर्ज कर जाते हैं तभी हमारी भलाई है, आप ऐसे समझिए, ठीक है गैस। सॉरी। उसके बाद 18 जून 1947 को मोहम्मद अली खान जिन्ना एक तरह से पब्लिकली डिक्लेयर करते हैं कि प्रिंसी स्टेट्स ना इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। अब इतना बड़ा लीडर अगर पब्लिकली डिक्लेयर करे तो जो प्रिंसी स्टेट्स हैं उनको कहीं ना कहीं एक तरह से मोटिवेशन मिलता है कि अगर हम आज़ाद रहना चाहें तो हम रह सकते हैं। और मोहम्मद अली खान जिन्ना क्या चाहते थे कि इंडिया में डिस्ट्रक्शन क्रिएट हो, है ना। और इसको चलते हुए अब इंडिया की जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उन्होंने माउंटबेटन के साथ मिलकर एक प्लान बनाया, ठीक है। और यहाँ पर प्लान क्या था कि प्रिंसी स्टेट्स को हम यहाँ पर मर्ज करवाएंगे, ठीक है गैस। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक पर्सन को जिम्मेदारी दी, उनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब मैं यहाँ पर सरदार पटेल जी लिख रहा हूँ।
और माउंटबेटन जो थे वो भी यहाँ पर चाहते थे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जिस तरह से यहाँ पर चल रही है उसी का ये साथ दें, और इनका जो कार्यकाल है वो समाप्त होता है 21 जून 1948 के आसपास। अब देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक ही मंशा थी कि अखंड भारत बने। अब यहाँ पर आप देखो कि अगर हैदराबाद अलग हो जाता तो कोई सिस्टम बनता, बिल्कुल भी नहीं। ये कम्युनिकेशन में दिक्कत आती और ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आती। जूनागढ़ अलग हो जाता तो हमें खतरा ही रहता, पाकिस्तान यहाँ पर हथियार सप्लाई करता और यहाँ का जो रीजन है पाकिस्तान अगर उसको चलाता तो हमें यहाँ पर दिक्कत आती, पूरे के पूरे गुजरात में डिस्ट्रक्शन हमें देखने को मिलती। ये जूनागढ़ आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, देखो ये पाकिस्तान से लैंड वाला बाउंड्री टच नहीं करता, ये एक तरह से पानी वाला बाउंड्री टच करता है और तीनों साइड से ये इंडिया से घिरा हुआ है। ठीक है, तो इंडिया में यहाँ पर डिस्ट्रिक्शन क्रिएट होती। अगर ट्रेवेनकोर को ये हासिल कर लेता, अब ट्रेवेनकोर बहुत ही इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। अगर आपने एंशियंट हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी होगी तो आप समझ रहे होंगे कि ट्रेड मैक्सिमम यहीं से ही होता था हमारा। वास्को डिगामा भी फर्स्ट टाइम यहीं आए थे, कोझिकोड। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रीज़न था। और उसके उसके बाद ये जो रीज़न आपके रहे, जैसे भोपाल है, भोपाल में तो खैर पाकिस्तान का कोई ऐसा लिंक भी नहीं था। तो और इंडियन नेशनल कांग्रेस है, जो इंडिया की पार्टी थी, वो चाहती थी कि अखंड भारत बने। जो भी यहाँ पर लोग हैं जिन्होंने आज़ादी के लिए अपनी अहम भूमिका निभाई है, चाहे वो किसी भी प्रिंस स्टेट से हो, तो उनको क्या चाहिए था, एक इंडिया। ठीक है, अब मान लो कि हैदराबाद से बहुत सारे पर्सन थे जिन्होंने आज़ादी के लिए कुर्बानी दी, ठीक है, और एफर्ट्स किए। अगर वो यहाँ पर एक प्रिंसी स्टेट के अंडर आ जाते तो उनके सेंटिमेंट हर्ट होते। और इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो नेशनलिस्ट लीडर थे वो भी क्या चाहते थे कि एक अखंड भारत बने। अब चलिए हमारे को कॉमनल राइट्स की वजह से झेलना पड़ गया कि पाकिस्तान तो चलो अलग हो गया हमारे से, लेकिन इंडिया में रहकर कुछ भी यहाँ पर डिवीज़न नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने स्ट्रॉन्ग वर्ड्स कहे कि ऐसा कोई भी प्रिंसी स्टेट्स को इंडिपेंडेंटली नहीं रहने दिया जाएगा, उनका एक्सेशन तो होगा ही होगा। अब इसको लेकर एक्सेशन का मैं आपको सिनेरियो समझाऊंगा। बहुत ही इजी वे में एक्सेशन साइन करवाया गया। और एक्सेशन का वे क्या था, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी पहले यहाँ पर पार्टी करते थे, सभी प्रिंसी स्टेट्स को बुलाते थे, राजा महाराजा यहाँ पर नवाब आते थे, उनको यहाँ पर पार्टी में बुलाया और फिर समझाया कि आप इंडिया के साथ मर्ज कर जाइए। और फिर फाइनली डंडा तो होता ही था कि अगर नहीं मानोगे तो फिर तो डंडा चलेगा ही चलेगा। ठीक है, इसको लेकर मैं आपको बताऊंगा बहुत सारे स्टेट्स मर्ज कर जाते हैं 550 के आसपास। अब ये बहुत सारी बुक्स में अलग अलग फिगर है तो आप 550 ही लेकर चलें। ये हैदराबाद वाला रीजन हम समझेंगे आज, ट्रेवनकोर वाला मैं आपको समझाऊंगा, मणिपुर वाला रीजन समझाऊंगा। ये देखिए ये मणिपुर है, छोटा सा एरिया है लेकिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि साथ में ये एक दूसरा कंट्री टच करता है। तो इंटरनेशनल कंट्री अगर टच करता है तो कोई भी या इंटरनेशनल बाउंड्री टच करती है तो ये नेशन ये स्टेट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है गैस, उसके बाद ये जूनागढ़ वाला एरिया ये भी इंपॉर्टेंट था। भोपाल तो बिल्कुल बीचों बीच आता था। ठीक है, तो हम वन बाय वन समझेंगे अच्छे से। अब मैं आपको पहले समझाता हूँ कि स्टार्ट का कैसे हुआ। देखिए फरवरी 1947 में सबसे पहला प्रिंसी स्टेट था जिसने ज्वाइन करा था बड़ौदा, स्टेट ऑफ बड़ौदा। और उसके बाद बीकानेर। अब बीकानेर के जो राजा थे उनके दीवान हुआ करते थे, आपने इनका नाम सुना होगा, KM पानीकर। ये बहुत इंटेलिजेंट पर्सन थे और इन्होंने इंडिया के साथ एक्सेशन साइन करा। फाइनली यहाँ पर बीकानेर के जो राजा थे उन्होंने डिक्लेयर भी किया कि जितने भी मेरे आसपास के राजा हैं मैं उनको भी कहूँगा कि इंडिया के साथ आप मर्ज कर जाइए। और इनके कहने पे बहुत सारे प्रिंसी स्टेट मर्ज कर जाते हैं। और फिर सबसे बड़ा रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलता है त्रावणकोर की वजह से। त्रावणकोर हो गया, भोपाल हो गया और जोधपुर हो गया। ये तीनों एरिया मैंने क्यों लिखे हैं अभी अभी के लिए, क्योंकि ये 1947 से पहले एक्सेशन साइन कर लेते हैं। हालांकि ये पहले रेजिस्टेंस देते हैं, बाद में चलकर ये एक्सेशन साइन कर लेते हैं। और कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ को हम बाद में समझेंगे। अब देखिए गाइस होता क्या है, 27 जून 1947 यहाँ पर एक न्यू डिपार्टमेंट बनाया जाता है। इसको कहा जाता है न्यू स्टेट डिपार्टमेंट। न्यू से ही आप यहाँ पर याद कर लीजिए, न्यू स्टेट डिपार्टमेंट। पहले भी स्टेट डिपार्टमेंट एक्सिस्टेंस में था लेकिन ये ब्रिटिशर्स ला रहे थे तो ब्रिटिशर्स का डोमिनेट रहता था और ये एंटी कांग्रेस वर्क करता रहता था। और न्यू स्टेट डिपार्टमेंट, ये स्टेट है, स्टार्ट नहीं है, मैं यहाँ द्वारा लिख देता हूँ, न्यू स्टेट डिपार्टमेंट। और इसके प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं या हेड बनाए जाते हैं सरदार पटेल जी।
और इसके सेक्रेटरी बनाए जाते हैं वीपी मेनन। और जितना योगदान सरदार पटेल जी का था इंडिया को यूनाइट करने में, उतना ही बड़ा योगदान था वीपी मेनन का। दोनों ने मिलकर यहाँ पर वर्क किया था और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। क्लर्क अपॉइंट हुए थे और धीरे धीरे ये अपने आप को आगे लेकर आए और प्रोग्रेस करते करते कमिश्नर बने। और इन्होंने इंडिया इंडिपेंडेंस बिल पर भी अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था। ठीक है, वीपी मेनन बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, वीपी मेनन। चलिए, उसके बाद यहाँ पर होता क्या है, 5 जुलाई 1947 इंडियन नेशनल कांग्रेस जो ब्रिटिशर्स हैं उनको प्रेशराइज करते हैं कि आप जितने भी प्रिंसी स्टेट्स हैं उनको मत कहिए कि वो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं, हम उनको धीरे धीरे एक्सेशन साइन करवाएंगे। तो ब्रिटिशर्स पर दबाव बनाया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से 5 जुलाई 1947 को। और यहाँ पर इन्होंने कुछ पॉइंट्स भी रखे। अब देखिए, हर पर्सन को एक लालच देना होता है। तो सरदार पटेल जी और वीपी मेनन समझते थे कि प्रिंसी स्टेट ऐसे तो नहीं आएंगे। अब बहुत सारे प्रिंसी स्टेट को कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो यहाँ पर लालच दिया गया कि हम आपको आप एक्सेशन साइन कर लीजिए, आप अपने एरिया को अपने तरीके से चलाइए। मान लीजिए ये एरिया आपका है, इस एरिया को आप अपने तरीके से चलाइए। हम जस्ट क्या चाहते हैं कि फॉरेन मिनिस्ट्री, साथ साथ जो डिफेंस मिनिस्ट्री है और जो कम्युनिकेशन है, ये हम देखें, बाकी आप अपने तरीके से चला सकते हैं। और कुछ प्रिंसी स्टेट इसी बात पर एग्री कर जाते हैं, एक्सेशन साइन कर लेते हैं कि फॉरेन डिफेंस कम्युनिकेशन चलिए आप चला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी तो मेरे पास ही रहेगा। और साथ में यहाँ पर बात करी जाती है कि कुछ पेंशन दी जाएगी। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि आप यहाँ पर मर्ज कर लीजिए, हम आपको पेंशन देंगे, या इसको आप एनुअल पर्स भी कह सकते हो। अब इसको लेकर भी जो कुछ प्रिंसी स्टेट्स थे वो एग्री कर जाते हैं। और कुछ प्रिंसी स्टेट्स को अपने जो टाइटल्स होते हैं वो बहुत प्यारे होते हैं। अब यहाँ पर कहा गया कि आपके जो पैलेस हैं और आपकी जो प्रॉपर्टी है, जो भी आपके पास है वो हम नहीं लेंगे, आप अपने पास रखो, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ साथ जो आपको टाइटल मिला हुआ है, और ये टाइटल आप अपने आने वाले जो पीढ़ी है, ठीक है, जो जनरेशन है, उसमें भी शिफ्ट कर सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं। टाइटल भी रखो अपने पास, पैलेस भी रखो, जो आपके जैसे बड़े बड़े पैलेस हैं। अगर आप राजस्थान गए हो घूमने, जोधपुर में, और सिंधिया जी जो अभी रिसेंटली बीजेपी में शामिल हुए हैं, उनका बहुत बड़ा पैलेस है। जो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो आप बेसिकली अपने पास रख सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस आप एक्सेशन साइन कर दीजिए। ठीक है, ये पॉइंट्स रखेंगे और इन पॉइंट्स पर बहुत सारे राजा महाराजा एक्सेशन साइन कर देते हैं। ठीक है, और धीरे धीरे यहाँ पर होता क्या है, बहुत सारे प्रिंसी स्टेट्स आ जाते हैं। और ये जो 3 पॉइंट्स रखे गए थे, फॉरेन, डिफेंस और कम्युनिकेशन हमें दे दीजिए, बाकी सारा का सारा आप संभालिए। यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से ही एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसका नाम है ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ऑल इंडिया अब इनके अंडर एक प्रजामंडल चलता है, ये याद रखना, प्रजामंडल। ये यहाँ पे विद्रोह कर देता है। जो भी राजा महाराजा एक्सेशन साइन करते हैं, जो एक तरह से इंटरनली तो अपने अकॉर्डिंग चलाएंगे, बस फॉरेन, डिफेंस और कम्युनिकेशन किसको दे देंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस को दे देंगे। तो उन एरियाज में यहाँ पर प्रजामंडल विद्रोह कर देते हैं। अब विद्रोह करते हैं तो यहाँ पर इनको अपर हैंड मिल जाता है कि भाई तुम तो ढंग से चला ही नहीं पा रहे, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस एक्सेशन अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पर साइन करवा लेते हैं। तो ये पॉइंट याद रखना। और इसको लेकर किसने साइन करा था, काठियावाड़ एक जगह थी। समटाइम्स क्वेश्चन आ जाते हैं, काठियावाड़, उड़ीसा, और एक था आपका मैसूर। ये तीनों एरिया याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और रेवेन्यू के हिसाब से पैसा देंगे, जितनी भी आपकी पेंशन बनेगी वो किस हिसाब से बनेगी, जितना आपका रेवेन्यू है। और टाइटल, पर्सनल प्रॉपर्टी, पैलेस आपको दे दिया जाएगा, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। और यहाँ पर देखिए होता क्या है, सबसे पहले हम त्रावणकोर को समझते हैं। अब ये जूनागढ़, ये मैं आपको समझाऊंगा, पहले आपको मैं त्रावणकोर समझा देता हूँ। देखिए त्रावणकोर में क्या होता है, त्रावणकोर के एक दीवान होते हैं। जो दीवान होते थे ना, राजा महाराजा की बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। ये त्रावणकोर है, टी से। इनके दीवान थे सीपी रामास्वामी अय्यर। ये नाम याद रखना, डायरेक्ट पेपर में आता है। इन्होंने बोला इंडियन नेशनल कांग्रेस को, आपको किसने राइट दे दिया कि आप इंडिया की भागदौड़ आप संभालेंगे ब्रिटिशर्स के बाद। भाई हम तो आपको इस काबिल नहीं समझते, हमको क्या पता कि आपको ब्रिटिशर्स ने क्यों राइट दिए।
तो ये गलत है, आपको ही क्यों राइट दिए? तो सीपी रामास्वामी ने डायरेक्टली यहाँ पर क्वेश्चन कर दिया इंडियन नेशनल कांग्रेस को। अब ऐसा कहा जाता था कि जो ट्रेवनकोर के ये जो दीवान थे ये कम्युनिस्ट पार्टी के संपर्क में थे, ठीक है, और कुछ ब्रिटिश पॉलिटिशियन भी यहाँ पर इन्वॉल्व थे। ब्रिटिश पॉलिटिशियन भी नहीं चाहते थे कि इंडिया में यहाँ पर एक शांति बने, ठीक है। तो सीवी रामास्वामी अय्यर बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी थे और इनको बुलाया गया, इनको समझाया गया, बट ये मानने के लिए तैयार नहीं थे, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट रीज़न है ट्रेवनकोर। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्यों है, यहाँ पर एक रिजर्व मिला मोनोटाइज। अब मोनोटाइज रिजर्व से एक्सट्रैक्ट किया जाता है थोरियम। मैं आपको साइंस में समझाऊंगा अच्छे से। थोरियम से क्या बनता है? एटम बम। तो ट्रेवनकोर ने इंग्लैंड में बोला कि हम आपको थोरियम देंगे, आप एटम बम बनाओ, जिस मर्जी पर आप एटम बम गिराओ, हमें लेना देना नहीं है, बदले में आप हमें टेक्सटाइल दे दो। तो ये एग्रीमेंट साइन कर जाते हैं किससे? यूके के जो यहाँ पर पर्सन्स रहते थे इंडिया में उनके साथ। तो यूके के साथ डायरेक्ट डील हो जाती है किसकी? ट्रेवनकोर की, कि हम यहाँ पर ट्रेड डील साइन करते हैं। एक तरह से आप बार्टर सिस्टम समझ लीजिए। जैसे पहले बार्टर सिस्टम होता था, आपके पास आलू है, ठीक है, ओके, हमारे पास ऑनियन है, तो हम आपस में एक तरह से बार्टर सिस्टम से अदला बदली कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखा गया कि थोरियम किसको दिया जा रहा है? यूके को, और यूके से क्या लिया जा रहा है? टेक्सटाइल। अब ये इंडियन नेशनल कांग्रेस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने प्रेशराइज किया जो ब्रिटेन के जो यहाँ पर लोग थे, ठीक है, उनको। अब यहाँ पर होता क्या है कि ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से भी मिलते हैं सीपी रामास्वामी अय्यर, लेकिन बात नहीं बनती। अब ये बात है 21 जुलाई के आसपास की, 21-22 जुलाई के आसपास की। 25 जुलाई को जो सीपी रामास्वामी है ये वापस लौट रहे होते हैं। जब ये त्रवणकोर पहुंचते हैं, इनके ऊपर अटैक हो जाता है। अब जब अटैक होता है तो अटैक होने के बाद ये घायल हो जाते हैं, ठीक है। और फिर ये अपने राजा महाराजा जो भी होते हैं वहाँ के, उनको बोलते हैं कि आप इंडिया के साथ एक्सेशन साइन कर दो। तो 30 जुलाई को फाइनली जो त्रवणकोर था वो इंडिया का पार्ट बन जाता है, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आया होगा, लेकिन मेरा समझाने का मकसद सिर्फ ये था, ये नाम आपने याद रखना है। और ये मोनेटाइज पूछ लिया जाता है, मोनेटाइज जिसे एक्सट्रैक्ट करके हम थोरियम निकालते हैं, फिर बाद में चलकर ये एटम बम में काम आता है, ठीक है, बनाने में। और एक एग्रीमेंट भी साइन होता है यूके के साथ। ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं आपको सेकंड समझाता हूँ यहाँ पर भोपाल। अब भोपाल के जो नवाब थे वो मुस्लिम थे। इनका नाम था हमीदुल्ला खान। अब जो हमीदुल्ला खान थे वो मुस्लिम लीग के बहुत क्लोज थे, ठीक है। और ये चाहते थे कि भोपाल वाला जो रीजन है वो हम मुस्लिम लीग के साथ मिलकर पाकिस्तान में ले जाएं। आप यहाँ देखो, ये है भोपाल, यहाँ बीच में लगा लो कहीं। अब इसका कोई ऐसा लिंक बनता है, कोई सेंस बनता है कि मुस्लिम लीग के साथ कनेक्ट करे? लेकिन यहाँ पर ये डिमांड कर रहे थे, फिर बाद में चलकर इनको समझाया गया और फिर ये मान जाते हैं और एक सेशन साइन हो जाता है इंडिया के साथ, ठीक है। तो भोपाल के नवाब आपने याद रखना है हमीदुल्ला खान। और उसके बाद जोधपुर का हम देखते हैं। अच्छा, समटाइम्स क्वेश्चन आता है, हमीदुल्ला खान जो थे वो बहुत ज़्यादा क्लोज थे माउंटबेटन के, और माउंटबेटन के ये पोलो फ्रेंड भी थे। ये जब यूके थे हमीदुल्ला खान, तो माउंटबेटन के साथ पोलो खेलते होते थे। और 31 जुलाई को ये एक्सेशन साइन करते हैं। उसके बाद जो राजस्थान का एक एरिया है जोधपुर, यहाँ के राजा का नाम ध्यान से समझिएगा, राज, ये नाम बहुत बड़ा है और मेन बात इसी के ऊपर टिकी हुई थी। यहाँ मैं लिख देता हूँ, राज राजेश्वर महाराजा धीराज श्री हनुमंत सिंह राठौड़। अब पहले ये इंडियन नेशनल कांग्रेस इनको जो इनकी डिमांड्स थी बस एक तरह से कि हम अपना टाइटल नहीं छोड़ेंगे। और एक होता है ना कि जैसे राजा है तो राजा से उसका एरिया लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। एक तो उसको डर होता है कि मेरा टाइटल मुझसे छीन लिया जाएगा, साथ साथ मुझे यहाँ पर कुछ पैसा भी चाहिए, पेंशन के तौर पे लगा लो आप, जितना भी मेरा यहाँ पर जो मेरा रेवेन्यू है उसके अकॉर्डिंगली मुझे पब्लिक पर्स मिलना चाहिए। पर पब्लिक पर्स नहीं, ईयरली पर्स मिलना चाहिए, मतलब सालाना पेंशन मिलनी चाहिए। मैं सीएजी में चला गया, पब्लिक पर्स, ठीक है, तो वो पब्लिक पर्स नहीं, ईयरली पर्स मिलना चाहिए, मतलब एक पेंशन मिलनी चाहिए मुझे साल भर की, ठीक है। तो इस तरह से अब इंडियन नेशनल कांग्रेस को समझ में आई कि ये जो पर्सन है
राज राजेश्वर महाराजा धीराज श्री हनवंत सिंह राठौड़, ये मुस्लिम लीग के बहुत ज़्यादा कांटेक्ट में है। अब मुस्लिम लीग वाले इनको यहाँ पर मना लेते हैं कि आप पाकिस्तान को ज्वाइन कीजिए, और अगर पाकिस्तान ज्वाइन कर लेता ये वाला एरिया जोधपुर वाला, तो इंडिया को बहुत दिक्कत होती। देखिए यहाँ राजपूताना जो थे, मतलब जो भी राजपूताना रूलर्स थे, ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते थे। ठीक है, मान लो कि मुस्लिम लीग इनको लालच दे देता, तो धीरे धीरे जयपुर भी चला जाता और भी बहुत सारे एरिया चले जाते, और ये पूरा का पूरा मुस्लिम लीग ले जाती, मतलब ये पाकिस्तान में मिल जाता। अगर इतना बड़ा एरिया पाकिस्तान में जाकर मिल जाता तो हमको दिक्कत आती। हमारा जो अखंड भारत था वो तो पहले ही हम उसको खो चुके हैं ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के चक्कर में। ठीक है, तो ये वाला एरिया हम नहीं खोना चाहते थे। फाइनली इनके साथ वार्तालाप हुई और इनकी जो डिमांड्स थी उसको फुलफिल करा गया, और ये जो रीज़न है जोधपुर, उसको भी इंडिया में मिला लिया गया। ठीक है, तो होपफुली आप समझ गए होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। देन एक एरिया है जूनागढ़। अब जूनागढ़ में यहाँ पर समझिए, अब जूनागढ़ के जो नवाब थे इनका नाम था नवाब महाबत खान। कई जगह मोहब्बत खान भी लिखा होता है, तो आप महाबत खान पढ़िए। अब महाबत खान जो थे वो मुस्लिम लीग के बहुत ज़्यादा करीब थे। ठीक है, इनके जो दीवान होते हैं उनका नाम है, आपने डेफिनेटली सुना भी होगा, शाह नवाज भुट्टो। शाह नवाज भुट्टो के ही बेटे होते हैं जुल्फी अली खान भुट्टो, जो 4th प्रेसिडेंट बनते हैं, और आई थिंक 7th नहीं 9th प्राइम मिनिस्टर भी बनते हैं। शाह नवाज भुट्टो के जो बेटे थे जुल्फी अली खान भुट्टो, ये 4th प्रेसिडेंट रहे थे और 9th प्राइम मिनिस्टर रहे थे। बाद में आर्मी इनसे टेक ओवर कर लेती है, जो इनकी पावर्स होती है। 1977 में जुल्फी अली खान भुट्टो और इनको फांसी दे दी जाती है। चलिए वो अलग मैटर है, उसको बाद में समझेंगे फिर कभी। अब हम जूनागढ़ पे फोकस करते हैं। तो जूनागढ़ के नवाब थे महाबत खान। अब महाबत खान जो थे वो थोड़ा सा क्लोज थे मुस्लिम लीग के साथ, और इनके दीवान तो मैंने आपको बता ही चुका हूँ, शाह नवाब भुट्टो, ये सिंध से बिलोंग करते थे। और सिंध कहाँ पे था? पाकिस्तान में। ठीक है, तो ये जो एक तरह से चाहते थे कि पाकिस्तान में इनका विलय हो, पाकिस्तान में इनका मर्ज हो। और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि इंडिया से इसकी 3 साइड से बाउंड्री टच करती है, लेकिन ये अपने आप को पाकिस्तान या फिर मुस्लिम लीग के साथ मिलकर पाकिस्तान के साथ एनेक्सेशन साइन कर लेते हैं। अब एनेक्सेशन कब साइन करते हैं? 14 अगस्त को, ध्यान से समझिएगा। 14 अगस्त को एनेक्सेशन साइन करते हैं, और बाद में चलकर जो मुस्लिम लीग है ये एक्सेप्ट करती है 13 सितंबर को। अब एक महीना तो मुस्लिम लीग वाले चुप रहते हैं, वो देखते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या करेगी, लेकिन यहाँ पर 13 सितंबर को जो एनेक्सेशन है वो एक्सेप्ट कर लिया जाता है जूनागढ़ का। ये एक तरह से पाकिस्तान का पार्ट बन जाता है। अब जब पाकिस्तान का पार्ट बनता है तो फिर यहाँ पर जो मुस्लिम लीग है वो नेगोशिएशन करना चाहती है इंडिया के साथ। अब नेगोशिएशन क्यों करना चाहती थी? मैप में आप समझिए, क्योंकि मुस्लिम लीग को पता था ये वाला एरिया हमारे किसी काम का नहीं है। एक तो हमारा लैंड बाउंड्री यहाँ पर टच नहीं करता, ऊपर से यहाँ पर हम इतना छोटा सा एरिया लेकर क्या करेंगे। तो नेगोशिएशन इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ हम करते हैं। अगर ये मान के तो हम ये पाकिस्तान वाला जो जम्मू एंड कश्मीर वाला एरिया ये ले लेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के बिल्कुल सटीक लगा हुआ है। ठीक है, और ये 1948 से पहले का मैप है, जब ये काबिला अटैक करता है पाकिस्तान, इसलिए यहाँ पर डिस्प्यूटेड एरिया लिखा हुआ है। बाद में चलकर एनेक्सेशन साइन होता है जम्मू एंड कश्मीर का इंडिया के साथ, और ये इंडिया का अभिन्न अंग बन जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए जो जूनागढ़ के नवाब थे महताब खान, ये कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेते थे। डिसीजन कौन लेते थे? शाह नवाब। अब यहाँ पर होता क्या है, जो महताब खान है वो फॉर्मली ट्रांसफ़र करते हैं, मतलब पाकिस्तान की जो मुस्लिम लीग है वो फॉर्मली ट्रांसफ़र कर देती है जूनागढ़ को 9 नवंबर 1947, कि हम इसको नहीं संभाल पाएंगे, इंडिया ही इसको संभाले। तो फॉर्मली ये ट्रांसफ़र हो जाता है। अब यहाँ पर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ये बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। ठीक है, इसको पता था कि अगर ये फॉर्मली ट्रांसफ़र किया गया तो कुछ ना कुछ यहाँ पर प्लान होगा मुस्लिम लीग का या फिर पाकिस्तान का। अब यहाँ पर प्लेबिसाइड होता है। प्लेबिसाइड तो आपको मैं बता ही चुका हूँ, एक तरह से वोटिंग करवाना जो वहाँ की जनता है। अब जनता यहाँ थी 82% हिंदू, और जब यहाँ पर प्लेबिसाइड करवाया जाता है तो 91% लोग फेवर में आते हैं कि वो इंडिया के साथ रहना चाहते हैं। और जब ये बात पता चलती है मेहताब खान को तो ये भाग जाता है, और कहाँ भागता है? पाकिस्तान में। अच्छा, इसको डॉग्स बहुत प्यारे होते हैं,
ठीक है। और ऐसा कहा जाता था कि मेहताब खान ने डॉग्स की शादी भी कराई थी और उस टाइम 3 लाख रुपए खर्चे थे, ठीक है। तो नवाब है, नवाबों के नवाबों वाले शौक, ठीक है। और अपने साथ ये 12 डॉग्स को भी ले जाता है, बहुत ज़्यादा ये प्यार करता था डॉग्स को, ठीक है। चलिए, इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब हैदराबाद की हम यहाँ पर सिचुएशन समझते हैं। अब देखिए, हैदराबाद वन ऑफ द रिचेस्ट स्टेट था उस टाइम, ठीक है। और हैदराबाद बिल्कुल भी नहीं चाहता था इंडिया का पार्ट बनना। अब इसको हमने किस तरह से अपने इंडिया के साथ मर्ज करवाया, इसको मैं समझाता हूँ आपको। अब देखिए, रियासत ऑफ हैदराबाद कितना बड़ा था, कुछ महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश वाला रीजन बहुत बड़ा था उस टाइम। और एक निज़ाम यहाँ पर ट्रेडिशनली रूल कर रहे थे, जनता यहाँ की हिंदू थी। और मेनली यहाँ पर जो निज़ाम जहाँ रहते थे वहाँ पर मुस्लिम एरिया था, ठीक है। अब ये जो निज़ाम थे ये अमीर तो बहुत थे लेकिन साथ साथ कंजूस भी थे, ठीक है। अब मैं बताऊंगा आपको कंजूस कैसे। 20 से 25 साल पुरानी गाड़ी ये यूज़ करते थे और ज़्यादा खर्चा वगैरह भी नहीं करते थे, ठीक है। अब जो निज़ाम है वो चाहते थे इंडिपेंडेंटली रहना, ठीक है। और ये जो पब्लिक है यहाँ की हैदराबाद की वो खुश नहीं थी निज़ाम से। क्यों खुश नहीं थी? क्योंकि इनके द्वारा ना बहुत ज़्यादा एक तरह से आपको कि लाइक जैसे दबाया जाता है आवाज़ को, जैसे आज की डेट में नॉर्थ कोरिया में है ना, आप लोग डेमोक्रेसी बिल्कुल नहीं है। म्यांमार में हम कूप देख रहे हैं, कोई भी अगर आवाज़ उठाएगा उसको मार देते हैं। ऐसी यहाँ पर सिचुएशन हो गई थी निज़ाम। अब निज़ाम क्या करते थे, अगर कोई भी पर्सन यहाँ पर आवाज़ उठाता था तो उसको मारा जाता था, ठीक है। और एक तरह से यहाँ पर आवाज़ दबा दी जाती थी, तो लोग खुश नहीं थे इनसे। और पीजेंट्स वगैरह खुश नहीं थे, काफ़ी ज़्यादा टैक्स वगैरह लगाते थे, रेवेन्यू पॉलिसीज़ वगैरह बहुत हाई थी इनकी। उसके बाद निज़ाम ने डिसाइड करा कि हम यहाँ पर साइलेंटली अपना एक ओपोनेंट पैरामिलिट्री ट्रूप्स खड़ा करेंगे, क्योंकि इनको डर था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो इंडिया को संभाल रही है, अगर उन्होंने अपनी मिलिट्री भेज दी तो हमें ये एरिया खाली करना होगा। तो निज़ाम ने साइलेंटली एक अपना पूरा का पूरा ग्रुप बनाया। इसको कहा जाता है इत्याद उल मुस्लिम। मैं यहाँ पर समझाता हूँ आपको। इत्याद उल मुस्लिम, मुसलमीन। और ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसे समझ लीजिए। और इसके हेड बनाए गए थे कासिम राजवी। अब जो कासिम राजवी थे, आप ऐसे समझ लो ये कमांडर इन चीफ हैं। और इनके द्वारा और निजाम के द्वारा एक आर्मी बनाई जा रही है जिनको कहा जाता था रजाकर्स। अब ये रजाकर्स को हेड कौन करता था? कासिम राजवी। अब जो ये कासिम राजवी हैं, ये बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से आप समझो कि दूसरे धर्म के लोगों के साथ इनका कोई लेना देना नहीं था, ये नफरत करते थे, ये जस्ट इस्लाम को ही फॉलो करते थे और अब अल्लाह को ही सुपीरियर मानते थे, ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ पर थोड़ा सा ये देखने को मिला कि इनकी जो विचारधारा है वो कहीं ना कहीं मुस्लिम डोमिनेटिंग है, ठीक है। और जो कासिम राजवी हैं, जिन्होंने रजाकर्स यहाँ पर खड़ी करी, आर्मी खड़ी करी। पहले तो ये रजाकर्स धीरे 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 बढ़ती गई, मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। 10 लाख के आसपास यहाँ पर रजाकर्स, इन्होंने रजाकर्स की आर्मी बनाई, जिसमें से 1 लाख रजाकर्स फुल ट्रेंड थे। और ये हमारे इंडिया के लिए कैंसर बना हुआ था, ठीक है। देखो यहाँ पर मैं आपको मैप में दोबारा समझाता हूँ। ये बिल्कुल बीचों बीच है, ये वाला एरिया देखो। तो इसको कहा जाता था कैंसर इन द बैली ऑफ इंडिया, ठीक है। इसको तो अब यहाँ से मतलब हमें आज़ाद करवाने ही करवाने, मर्ज करवाने ही करवाने। तो अब मर्ज कैसे करवाया जाए? अब जो सरदार पटेल जी हैं उनके द्वारा एफर्ट्स तो किए जा रहे थे। सरदार पटेल जी के एक बहुत ही करीब पर्सन थे जिनका नाम था के एम मुंशी। तो के एम मुंशी जी को यहाँ भेजा गया। अब मुंशी जी ने तो यहाँ पर फाइनली जब वापस आए तो सरदार पटेल को बोला कि ये अपने आप को सेपरेट ही करवाना चाहते हैं। और जो हैदराबाद के निज़ाम हैं, जो नवाब हैं, वो एक तरह से यहाँ पर रेडियो में अनाउंसमेंट भी करते हैं हमारे इंडिया के एंगेस्ट, ठीक है। तो ये तो इंडिपेंडेंटली वर्क करेंगे। और ये खबर आई इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास कि जो ये नवाब हैं ये पाकिस्तान की हेल्प ले रहे हैं और साथ साथ यहाँ पे यूके भी हेल्प कर रहा है इनकी हथियार सप्लाई करने में, ठीक है। तो यूके ऑब्वियसली हथियार कैसे सप्लाई करेगा? थ्रू एयर। और पाकिस्तान भी इनकी हेल्प कर रहा है। और ये धीरे धीरे अपनी ट्रूप्स बना रहे हैं, मतलब अपनी आर्मी बना रहे हैं। रजाकर्स मैं आपको बता ही चुका हूँ। और इसके बाद अब यहाँ पर जो लड़ाई हो चुकी थी वो डेमोक्रेसी वर्सेस ऑटोक्रेसी के बीच में हो चुकी थी कि अब हैदराबाद को तो हम लोगों ने आज़ाद करवाना ही करवाना है। और या फिर आप मुस्लिम वर्सेस हिंदू भी यहाँ पर समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हिंदूज़ को भगाया जा रहा था। जो हैदराबाद वाला कोर रीजन है वहाँ से हिंदूज़ भगाए जा रहे थे। और ये जो हिंदूज़ हैं ये कहाँ जा रहे थे? मद्रास में। अब जो मद्रास के पीएम थे उन्होंने एक लेटर लिखा
पटेल साहब को कि यहाँ पर बहुत सारे हिंदू रेफ्यूजीज़ आ रहे हैं, भाई आप क्या कर रहे हो यहाँ पर, और यहाँ बहुत सारे एरियाज़ के जो आसपास के मुस्लिम्स थे वो हैदराबाद में जा रहे थे। ठीक है, तो ये एक सिनेरियो वहाँ पर डेवलप हो चुका था। अब मद्रास के पीएम लिख चुके हैं, केएम मुंशी वहाँ की सिचुएशन बता चुके हैं, पाकिस्तान यहाँ पर हेल्प कर रहा है, और निज़ाम इंडिया के खिलाफ रेडियो से ऑलरेडी लोगों को भड़का रहा है। तो हैदराबाद की सिचुएशन बहुत ज़्यादा डिफरेंट सी थी। अब यहाँ पर एक पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी, वो चाहती थी तेलंगाना सेपरेट हो जाए, क्योंकि तेलंगाना में इनका डोमिनेंस ज़्यादा था कम्युनिस्ट पार्टी का, तो ये भी नहीं चाहते थे कि निज़ाम के पास एरिया रहे। और इनको बहुत सारे यहाँ पर सुझाव दिए गए कि हम आपको पेंशन दे देंगे, बट ये मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि वर्ल्ड के सब रिचेस्ट मैन थे। अब मैं आपको बताता हूँ इनका कितना ट्रेजर था, 25 मिलियन। उस समय 25 मिलियन का इनका ट्रेजर था। और जो पूरा का पूरा एरिया मैंने आपको बताया यहाँ पर, ये 3 एरिया हैं, कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, इसका मान लो 100% में से 10% एरिया इनके पास था। ये इतना बड़ा लैंड के ये मालिक थे, जो नवाब थे। तो ये चाहते ही नहीं थे इंडिया के साथ मर्ज होना। ठीक है, एक तो अमीर थे, ऊपर से यहाँ पर बहुत बड़ा एरिया इन्होंने ऑक्यूपाई कर रखा था। अब 18 जून को माउंटबेटन लास्ट लेटर लिखते हैं हैदराबाद के नवाब को कि आप इंडिया के साथ ज्वाइन कर लें, 18 जून 1948। और 21 जून को माउंटबेटन वापस चले जाते हैं, इनका टेन्योर खत्म हो जाता है, और यहाँ के जो गवर्नर जनरल बनते हैं राजा गोपालाचार्य जी बनते हैं, आपको पता ही है। ठीक है, तो 21 जून को माउंटबेटन जा चुके हैं, और सरदार वल्लभ भाई पटेल को यही चाहिए था कि माउंटबेटन यहाँ से जाएं और हम लोग अपने तरीके से हैदराबाद को इंडिया में मर्ज कर लें। ठीक है, 13 सितंबर 1948 में जो हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस है, ये इंडिया की जो गवर्नमेंट थी, यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ही लिखो, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने अपनी आर्मी को भेज दिया हैदराबाद, और इसको कहा जाता है ऑपरेशन पोलो। और ऑपरेशन पोलो के थ्रू 13 सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक सिर्फ 4 दिन में जो रजाकर थे उनको मतलब हरा दिया गया। ठीक है, यहाँ पर 2000 के आसपास रजाकर्स मर जाते हैं, और 40-50 के आसपास, यहाँ पर 50 लिख लो, 40-50 के आसपास जो हमारे इंडियन सोल्जर्स होते हैं वो मर जाते हैं। ठीक है, तो ये जो एरिया है हैदराबाद वाला वो हम ऑक्यूपाई कर लेते हैं। 17 सितंबर को फाइनली नवाब रेडियो से अनाउंस करते हैं कि जो रजाकर्स हैं ये अराजकता फैला रहे थे, इन्हीं की सारे का सारा इन्होंने किया हुआ था, मैं इन्हीं के प्रेशर में आके ऐसा कुछ कर रहा था, तो ये रजाकर्स को मैं बैन कर रहा हूँ, और अब हम इंडिया का अभिन्न अंग है। ठीक है, 17 सितंबर को करा। फिर कहा जाता है कि 5-6 दिन के बाद फिर ये रेडियो में आते हैं, फिर रेडियो में आकर लोगों को आश्वासन देते हैं कि इंडिया के साथ हमारा मर्जर बिल्कुल सही है, और अब बिल्कुल यहाँ पर डेमोक्रेसी होगी, और ये जो एक तरह से हिंदू मुस्लिम हो रहा था और ऑटोक्रेसी हो रही थी वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा हैदराबाद का एनेक्सेशन कैसे हुआ था। अब हम मणिपुर का समझते हैं। अब देखिए, मणिपुर के जो राजा थे उनको डर था कि इंडिया के साथ अगर हम एक्सेशन साइन करेंगे तो कहीं दिक्कत ना आ जाए। तो मणिपुर के जो रूलर होते हैं इनका नाम है महाराजा बोधिचंद्र, और ये ऐसा कोई रिच रूलर नहीं थे, लेकिन फिर भी इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो कहती है ठीक है आप अपने अकॉर्डिंगली चला सकते हो, लेकिन आप हमारे साथ यहाँ पर कनेक्ट रहना, मतलब एक तरह से इंटरनली आप चलाओ, एक्सटर्नली हम रूल करेंगे। ठीक है, तो मणिपुर ने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑटोनॉमी जो पॉलिटिकल मैटर्स में वो मेरी ही रहेगी। ठीक है, तो उसके बाद महाराजा में जो महाराजा है मणिपुर के वो इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं 1948 में। अब देखिए, जहाँ पर इलेक्शन कंडक्ट होंगे तो राजा के पास तो मोनार्की चली जाएगी। ठीक है, अब मोनार्की चलेगी इसके पास, तो वहाँ पर जो पर्सन जीत के जाएंगे उसमें कुछ पर्सन इंडियन नेशनल कांग्रेस के भी होंगे और कुछ इस राजा के फेवर में भी होंगे। अब यहाँ पर यही देखने को मिला कि जो मणिपुर है, जब यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली बन जाती है तो दो तरह से यहाँ पर विचारधारा चलती है। एक तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो डिमांड कर रहे थे कि इंडिया के साथ मर्ज होने की, और जो राजा के साथ लोग थे वो चाहते थे कि मणिपुर अलग से रहे, और यहाँ पर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज चलती रहे, मतलब इलेक्शन चलता रहे, इलेक्शन होगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राजा का जो मनार्की है वो चलती रहेगी। ठीक है, अब ये जब डिमांड उठने लगी, फिर फोर्सफुली तरीके से इंडियन नेशनल कांग्रेस एनेक्सेशन साइन करवाता है मणिपुर से, और मणिपुर के जो राजा है वो भी बिल्कुल इससे खुश नहीं होते जब मर्जर करते हैं वो 1949 सितंबर में, और जो मणिपुर के लोग हैं वो भी इससे नाराज हो जाते हैं,
और नाराज़ होने के बाद यहाँ पर रिवोल्ट होने शुरू हो जाते हैं, मिलिटेंसी देखने को मिलती है हमें। और जो ट्राइब्स है, नागा ट्राइब है, मैती ट्राइब्स है, ये रिवोल्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर मिलिटेंसी आएगी तो ऑब्वियसली यहाँ पर इंडिया कंट्रोल करेगा। तो 1957 के बाद से मणिपुर में हमने क्या लगा रखा है, AFSP, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट होता है। और आर्टिकल 91, आर्टिकल 291, ये मैं आपको समझा देता हूँ ये होता क्या है। जब राजा महाराजाओं को बेसिकली एक्सेशन साइन करवाया गया तो आर्टिकल 291 में ये कहा गया कि राजा महाराजा को हम प्रीवी पर्स मतलब पेंशन देंगे। अभी हमने सारे के सारे समझ लिए, अच्छा कश्मीर रह गया, कश्मीर को समझते हैं। प्रीवी पर्स, और साथ साथ हम यहाँ पर टाइटल्स जो है राजा महाराजा के वो देंगे। ये आर्टिकल 291 में ऑफिशियली लिखा हुआ था। जो पैलेस हैं वो हमसे नहीं लेंगे, और जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी उन्हीं के पास रहेगी। और बाद में 1971 में 26 अमेंडमेंट होती है इंदिरा जी के टाइम में। और जब इंदिरा गांधी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने यहाँ पर जो प्रीवी पर्स है वो हटा दिया, ठीक है। साथ साथ जो ये टाइटल वगैरह हैं ये भी इनसे छीन लिए, और प्लेस और प्रॉपर्टी तो इन्हीं के पास है। लेकिन ये जो प्रीवी पर्स है, इन्होंने यहाँ पर इंदिरा गांधी जी ने बोला कि आज़ादी के समय में भी ऐसा तुम लोगों का हमारे साथ कोई योगदान नहीं था, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो प्रिंसी स्टेट्स हैं वो कभी भी नहीं चाहते थे ब्रिटिशर्स हमें छोड़कर जाएं। अगर ब्रिटिशर्स छोड़ के जाएंगे, डेमोक्रेसी आएगी, डेमोक्रेसी आएगी तो ये प्रिंसी स्टेट्स का जो रूल है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इंदिरा गांधी जी ने जो प्रीवी पर्स है, जो पेंशन वाला सिस्टम है, ये 1971 में ख़त्म कर दिया था, 26 अमेंडमेंट। और ये लिखा किसमें हुआ था, आर्टिकल 291। चलिए उसके बाद कश्मीर का सिनेरियो समझते हैं। अब कश्मीर में क्या होता है, यहाँ के एक लीडर हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। और अब्दुल्ला फैमिली का कहीं ना कहीं आज भी हम कश्मीर में इन्वॉल्वमेंट देखते हैं। उमर अब्दुल्ला जो अब यंगेस्ट अब्दुल्ला फैमिली के लीडर हैं, हालांकि उनके फादर भी हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट एक फैमिली थी जो कश्मीर से 1948 से जुड़ी हुई है, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझिएगा। कश्मीर के राजा होते हैं हरि सिंह। अब जो हरि सिंह है वो यहाँ पर जो हिंदू लोग हैं उन्हीं को ही जॉब्स या हाई प्रोफाइल जो जॉब्स होती थी वो उन्हीं को देते थे। इसको लेकर जो मुस्लिम्स हैं वो हमेशा नाराज रहते थे। अब 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो आज़ाद होने के बाद कश्मीर ने अपने आप को इंडिपेंडेंटली डिक्लेयर कर दिया कि हम ना तो पाकिस्तान का पार्ट बनेंगे और ना ही इंडिया का पार्ट बनेंगे, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पर कुछ बॉर्डर में देखा जाता था कि ये डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं, और पाकिस्तान ने एक तरह से एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टैंड स्टिल, एक इंस्ट्रूमेंट होता है वो साइन भी करवा लिया था कश्मीर के साथ कि कश्मीर और पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे रहेंगे, ठीक है। बाद में चलकर पाकिस्तान ने अपनी कबीला आर्मी यहाँ पर भेजना शुरू कर दिया। जो कश्मीर का घाटी वाला रीजन है वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक तरह से डिस्टरबेंस देखने को मिली। ये ट्राइब्समैन, कबीला वार कहा जाता है इनको। 1947 में एक्ट्यूम सीजन में पाकिस्तान की तरफ से ट्राइब्समैन भेजने शुरू कर दिए, इन्वेड हुआ कश्मीर में, और बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिस्टरबेंस क्रिएट होगी। जो यहाँ पर हिंदूज थे, सिख्स थे, इनको मेनली टारगेट करा जाता था, रेप्स होने लग गए यहाँ पर। तो 24 अक्टूबर राजा हरि सिंह ने एक हेल्प मांगी इंडियन गवर्नमेंट के साथ। तो इंडियन गवर्नमेंट के साथ जब ये हेल्प मांग रहे थे तो माउंट बेटन इस टाइम थे। माउंट बेटन कब गए थे, 21 जून 1948। तो माउंट बेटन ने कहा कि अब हरि सिंह तुम्हारे सामने बिल्कुल मतलब बिल्कुल सामने से आ रहे हैं, तो तुम क्यों ना यहाँ से मतलब इनसे एक्सेशन साइन करवा लो। तो माउंट बेटन का जो प्लान था वो पसंद आया कांग्रेस को, तो उन्होंने बोला ठीक है हरि सिंह आ ही रहे हैं तो हरि सिंह की हम हेल्प भी कर देंगे और साथ साथ यहाँ पर इनसे एक्सेशन भी साइन करवा लेंगे। इससे पहले भी इंडियन नेशनल कांग्रेस एफर्ट्स करती आई थी, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस चाहती थी कि जो कश्मीर है वो भारत का अभिन्न अंग बने। जवाहरलाल नेहरू जी के पास टाइम नहीं था तो जवाहरलाल नेहरू जी ने महात्मा गांधी जी को भेजा। महात्मा गांधी जी जब कश्मीर जाते हैं, इससे पहले का सिनेरियो आपको समझा रहा हूँ, तो उस वहाँ पर हरि सिंह महात्मा गांधी जी को बोल देते हैं कि आप कोई भी ऐसा यहाँ पर सभा संबोधित नहीं करेंगे, ठीक है। तो एफर्ट्स चलते रहते थे इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से। अब जब यहाँ पर और महात्मा गांधी जी गए क्या करने थे, शेख अब्दुल्ला जो लीडर थे इनको जेल में डाल रखा था हरि सिंह ने। इनको एक तरह से रिलीज़ करने के लिए भी महात्मा गांधी जी ने रिक्वेस्ट करी, लेकिन बाद में मानी नहीं गई थी। तो जब हरि सिंह आए तो हरि सिंह को कहा गया कि आप यहाँ पर जो आपके लीडर हैं शेख अब्दुल्ला उनको भी साथ लेकर आए, ठीक है। शेख अब्दुल्ला की काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप थी जवाहरलाल नेहरू जी के साथ, ठीक है। उसके बाद ये लीडर थे जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस में, आपको बता चुका हूँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी। और कश्मीर के लोग इनको बहुत ज़्यादा मानते थे अब्दुल्ला को, ठीक है। उसके बाद होता क्या है यहाँ पर
जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो डिसाइड करती है कि कश्मीर के लोगों से हम प्लेबिसाइड करवाएंगे, ठीक है, उसके बाद एक्सेशन साइन हो जाएगा। लेकिन जब पाकिस्तान का जो इन्वॉल्वमेंट है, जो ट्राइबल्स, जो रेगुलर ट्रूप्स वो एक तरह से इन्वेड करते आ रहे थे और बहुत सारा जो रीजन है वहाँ पर डिस्टर्बेंस क्रिएट कर चुके थे, तो इंडिया ने अपनी ट्रूप्स भेजने शुरू कर दी, मतलब अपनी आर्मी भेजनी शुरू कर दी। अब जब इंडिया ने अपनी आर्मी भेजनी शुरू करी तो उसके बाद हुआ क्या, जो पाकिस्तान के जो ट्राइब्समैन थे और जो पाकिस्तान की आर्मी थी उनको हमने खदेड़ना शुरू कर दिया धीरे धीरे धीरे। तो एक रीज़न तक हम यहाँ पहुँच चुके थे और यहाँ पर विंटर आ गया। और विंटर में आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर में यहाँ पर कुछ भी पॉसिबल नहीं है, तो ये जो वार होती है एक तरह से ये स्टॉप हो जाती है। अब जब वार स्टॉप होती है तो नेहरू जी चाहते हैं कि इस ये यहाँ जल्दी से जल्दी समाधान हो। तो जनवरी में नेहरू जी पहुँच जाते हैं कहाँ पर, यूनाइटेड नेशन। अब जब इंडिया की तरफ से अप्रोच आती है यूनाइटेड नेशन में कि भाई इंटरफेरेंस कर रहा है पाकिस्तान, अब जो इंडिया की तरफ से अपनी बात रखते हैं वो ठीक से अपनी बात नहीं रख पाते, लेकिन पाकिस्तान के एक पर्सन है जो पूरी की पूरी गेम ही उल्टा देते हैं। इनका नाम है जफरुल्लाह खान। ये पाकिस्तान को इनोसेंट प्रूव कर देते हैं। अब आप देख रहे हो पाकिस्तान को इनोसेंट प्रूव करना कितना महान काम करा होगा जाफरुल्लाह खान ने। और यूनाइटेड नेशन भी यहाँ पर सोचने में मजबूर हो जाता है कि पाकिस्तान तो बिल्कुल इनोसेंट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर यूएन की तरफ से एक डेडलाइन आती है कि पाकिस्तान ने जितना एरिया यहाँ पर कब्जा लिया है या जितना एरिया पाकिस्तान के अंडर है वहाँ पर पाकिस्तान रूल करेगा, और जितना एरिया इंडिया के अंडर है वहाँ पर इंडिया एक तरह से जम्मू एंड कश्मीर को संभालेगा, मतलब फुल फ्लैश स्टेट देगा इंडिया यूनियन, ठीक है। स्पेशल प्रोविंस ग्रांटेड अंडर द आर्टिकल 370, ठीक है। उसके बाद पावर ऑफ जो सॉरी एक्सेशन साइन कराया गया जो हरी सिंह है उनसे, और यहाँ पर डेमोक्रेसी लाई गई। बाद में चलकर सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर भी आते हैं यूएन की तरफ से, फ्रैंक ग्रैम और सर ओवेन डिक्सन, ये रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं मैटर। अब देखिए यहाँ पर 3 पॉइंट्स रखे जाते हैं। फर्स्टली था सीज फायर, और सीज फायर में कहा जाता है कि पाकिस्तान की जो ट्राइब्स आर्मी है और जो पाकिस्तान की आर्मी है वो पीछे हटेगी। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर रखा गया कि इंडिया की जो आर्मी है वो भी धीरे धीरे इंडिया अपनी फोर्स को रिड्यूस करेगा। सेकंड पॉइंट आपको समझ में आ गया, फर्स्ट आपको समझ में आ गया। थर्ड पॉइंट यहाँ पर यूएन की तरफ से रखा गया कि प्लेबिसाइट होगा। अब पाकिस्तान को पता था कि अगर प्लेबिसाइट होगा तो हम लोगों ने तो यहाँ पर आतंक मचाया, और जम्मू एंड कश्मीर के लोग कभी भी पाकिस्तान के साथ मर्ज करने के लिए मानेंगे नहीं। तो पाकिस्तान फर्स्ट पॉइंट पे एग्री नहीं करता। अब यूएन में कंडीशन थी अगर आप फर्स्ट पॉइंट पे एग्री नहीं करेंगे तो आप सेकंड और थर्ड पॉइंट में तो क्या ही जाएंगे। ऑब्वियसली अगर यहाँ पर पाकिस्तान नहीं एग्री कर रहा तो इंडिया कैसे एग्री करेगा, ठीक है। तो ये सिचुएशन यहाँ पर होल्ड हो जाती है और इसका समाधान करा जाता है 2019 में। 5 अगस्त 2019 हमारी संसद में इसका समाधान कंप्लीटली कर दिया जाता है। जो 370 को एक टेम्परेरी स्टेटस के थ्रू मतलब जम्मू एंड कश्मीर को पावर दी गई थी, वो पावर बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर के लिए ठीक नहीं थी। ऑब्वियसली यहाँ पर विकास वगैरह कुछ भी नहीं हो रहा था और करप्शन बहुत हाई लेवल पर था। तो 5 अगस्त 2019 370 आर्टिकल यहाँ से प्रोवोक्ड हटा दिया गया एक तरह से, और जो पावर थी वो डायरेक्टली चलेगी इंडियन गवर्नमेंट के पास। और आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर अब 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक तो जम्मू एंड कश्मीर और एक लद्दाख, दोनों यूटी बन चुके हैं। और यूटी किसके अंडर कंट्रोल में आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में। अब यहाँ पर एक्सेशन ऑफ स्टेट टू इंडिया ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है। चलिए कुछ यहाँ पर फैक्ट्स हैं। 1954 में दादरा एंड नागरा हवेली मर्ज करते हैं इंडिया के साथ, ठीक है, पुर्तगीज़ के कब्जे में होते हैं। सिमिलरली गोवा को हम आज़ाद करवाते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, कमेंट सेक्शन में अपना एंगेजमेंट दिखाइएगा और मुझे लगेगा कि आप लोग समझ पा रहे हैं। गोवा में हम कौन सा ऑपरेशन लॉन्च करते हैं, हमारी आर्मी के द्वारा कौन सा ऑपरेशन लॉन्च करा जाता है, और पुर्तगीज़ फाइनली यहाँ से भागने में मजबूर हो जाते हैं। पहले तो मना कर देते हैं, फिर 1961 में ये गोवा को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो चलिए उसके बाद देखिए धार कमीशन क्या था। अभी हमने लिंग्विस्टिक बेसिस के आधार पे समझने हैं कुछ कमीशन। तो धार कमीशन आया कि जो डिफरेंट रीजन है मेनली जैसे साउथ इंडिया है वहाँ पर रीऑर्गेनाइजेशन करा जाएगा स्टेट्स का लिंग्विस्टिक बेसिस के आधार पर। तो जून 1948 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमीशन अपॉइंट करा जिसको एस के धार कमीशन कहा जाता है। मतलब ये बेसिकली हेड थे उस कमीशन के, इसलिए धार कमीशन के नाम से ही फेमस हो जाता है ये कमीशन। और इस कमीशन ने रिजेक्ट कर दिया कि लिंग्विस्टिक बेसिस के आधार पर रीऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा स्टेट का, क्योंकि हमारा इंडिया यहाँ पर और कोई रीजन को डिवाइड होता हुआ नहीं देख सकता था, ठीक है। इसलिए धार कमीशन फेल हो जाता है। अब यहाँ पर होता क्या है, अगला कमीशन आता है जेवी कमेटी कमीशन। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पटाभी सीतारमैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। ये 1939 का जो इलेक्शन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का,
सुभाष चंद्र बोस के अपोजिट खड़े हुए थे और गांधी जी ने इनको फेवर किया था। फिर भी ये हार जाते हैं सुभाष चंद्र बोस से। बाद में सुभाष चंद्र बोस से रिज़ाइन करवा लिया जाता है, मैं आपको करवा चुका हूँ प्रीवियस सेशन में। अब देखिए ये कमेटी भी यहाँ पर रिजेक्ट कर देती है लिंग्विस्टिक बेसिस के आधार पर कि रीऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा स्टेट का। अब यहाँ पर एक पर्सन होते हैं जिनका नाम है पी सिरामुल्लू। अब पी सिरामुल्लू चाहते थे कि लिंग्विस्टिक बेसिस के आधार पर स्टेट बने, आंध्र प्रदेश बने, ठीक है। अब ये फास्ट रखते हैं 56 डे का, आई थिंक फास्ट रखते हैं, और इनकी डेथ हो जाती है 56 या 64, यहाँ पे मैं भूल रहा हूँ। चलिए, तो ये फास्ट रखने के बाद इनकी डेथ हो जाती है, और उसके बाद हमारे जो देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी वो मान जाते हैं, और फर्स्ट हमारा जो स्टेट है लिंग्विस्टिक बेसिस के आधार पर जो बनता है उसका नाम है आंध्र प्रदेश। ठीक है जी। उसके बाद आता है फैजल अली कमीशन। फैजल अली कमीशन लाया ही इसलिए गया था कि बताइए कौन कौन से स्टेट्स को लैंग्विस्टिक बेसिस के आधार पर सिमिलरली सी डिमांड है, तो उसको भी हम सेपरेट कर देंगे। तो ये फैजल अली कमीशन में 3 मेंबर थे। फैजल अली खुद चेयरमैन थे, हृदयनाथ कुंजूरू ये मेंबर थे, KM पानीकर ये भी मेंबर थे। पानीकर बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद आंध्र प्रदेश के फॉर्मेशन के बाद यहाँ पर फैजल अली कमीशन ने एक रिपोर्ट सौंपी 1955 में, और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली कुछ स्टेट्स को लिंग्विस्टिक बेसिस के आधार पर बाद में डिवाइड करा गया, ठीक है। और ये कुछ स्टेट्स हैं यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर रीऑर्गेनाइजेशन करे गए थे कुछ स्टेट्स। आंध्र प्रदेश बना 1953, केरला कर्नाटका 1956, महाराष्ट्र गुजरात 1960, नागालैंड 1963, हरियाणा 1966, हरियाणा किससे लगा हुआ था? पंजाब से। झारखंड बिहार 2000, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से लगा हुआ 2000, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से लगा हुआ 2000 में, तेलंगाना आंध्र प्रदेश से लगा हुआ 2014, और लेटेस्टली कौन सा यूटी बना है? जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। गाइस ये कुछ इंपॉर्टेंट कमेटीज़ हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए मैंने आपको मॉडर्न हिस्ट्री के जब इंडियन नेशनल मूवमेंट वाले पार्ट जब मैंने कवर करवाए थे तो उसमें मैंने आपको बताया था हंटर कमीशन क्या होता है। देखिए ये एजुकेशनल रिफॉर्म्स थे, और हंटर कमीशन आया था लॉर्ड रिपन के समय में, और ये इसकी मेन रिकमेंडेशन क्या थी कि प्राइमरी एजुकेशन को प्रायोरिटी करना, प्रायोरिटी मिलाना, ठीक है। 1882 में आया था ये एजुकेशन रिफॉर्म था। उसके बाद रेले कमीशन ये आया था कर्जन के समय में, 1899 से लेकर 1905 तक कर्जन थे, और 1902 में ये भी एजुकेशन रिफॉर्म था। और इसकी बदौलत हुआ क्या था कि जो इंडियन यूनिवर्सिटी है उनका कंट्रोल चला जाएगा किसके पास? ब्रिटिशर्स के पास में, ठीक है। और एम क्या था इसका? मेनली सेंट्रलाइज एजुकेशन को इस्टेब्लिश करना, ठीक है। और 1904 का एक्ट जो यूनिवर्सिटी एक्ट आया था वो इसी रेले कमीशन के थ्रू आया था। उसके बाद एक सेटलर कमीशन था, ये 1970 में आया था, और इसमें जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में जो प्रॉब्लम्स चल रही थी उसको लेकर ये रिफॉर्म लाया गया था, ठीक है। इस टाइम जो हमारे देश के वाइसरॉय थे उनका नाम था चैलेम्सफोर्ड। उसके बाद हार्टोक कमीशन आया था। इसका इसका मेनली एम था जो क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट है एजुकेशन में वो होनी चाहिए, ठीक है। हायर स्कूल्स में जो बच्चे पढ़ते हैं अगर वो तभी पढ़ पाएंगे जब प्राइमरी एजुकेशन उनको बढ़िया मिलेगी, ठीक है। तो प्राइमरी एजुकेशन के लिए मेनली ये रिफॉर्म थे कि बच्चों को कैपेबल बनाना कि वो अपना एडमिशन ले सकें हायर स्कूल्स में, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशंस में वो उनको हेल्प मिल सके। अगर प्राइमरी एजुकेशन अच्छी होगी तो ऑब्वियसली वो इन फ्यूचर भी अच्छा कर पाएंगे। और इस टाइम जो हमारे वाइसरॉय थे इनका नाम है इरविन। देन एटिक्सन कमीशन आया, ये सिविल सर्विस के लिए था 1886 में। और बस आपको याद रखना है इस टाइम जो हमारे वाइसरॉय थे डफरिन। फ्रेजर कमीशन ये भी आपका कर्जन के समय में आया था, ये पुलिस रिफॉर्म था सबसे बड़ा, और कर्जन का सबसे अच्छा काम यही था फ्रेजर कमीशन, और कर्जन के समय में आया था। ली कमीशन आया था, सिविल सर्विस जब ओपन हुई थी इंडिया और जो इंग्लैंड में साइमल्टेनियसली सिविल परीक्षा करवाई गई थी 1923 में। और 1923 में जो हमारे देश के वाइसरॉय थे इनका नाम था लीडिंग, लॉर्ड रीडिंग, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेची कमीशन आया था 1880 में, फेमाइन आ गया था उसको लेकर। लियाल कमीशन आया था 1896, फेमाइन आ गया था। डोनल कमीशन ये भी फेमाइन पर आया था, मैकडोनल है ये 1900 में, ठीक है। उसके बाद हर्शल कमीशन ये करेंसी पर आया था 1893 में, ठीक है। और उसके बाद वाइटले कमीशन आया लेबर रिफॉर्म के लिए 1929।
एक मैकलगांव कमेटी बिठाई गई थी कोऑपरेटिव फाइनेंस के लिए 1915 में। बटलर कमीशन आया था रिलेशन विद नेटिव स्टेट्स एंड संदरुष्ट कमेटी बिठाई गई थी इंडियनाइजेशन ऑफ आर्मी, मतलब जो इंडियंस ट्रूप्स हैं उनको यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मतलब भर्ती करा जाए, एक तरह से अपॉइंट करा जाए 1926 में। ठीक है, तो कुछ ये एजुकेशनल रिफॉर्म्स हैं, कुछ फॉर्माइन यहाँ पर जो कमेटीज़ बैठाई गई थी ये आपको डायरेक्टली याद रखनी है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, मेरा क्वेश्चन है ये, महात्मा गांधी जी के द्वारा 1937 में कौन सा रिफॉर्म लाया गया था? ये एजुकेशनल रिफॉर्म था, इसको बेसिकली क्या कहा जाता था, किस नाम से जाना जाता था? ये क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथ साथ आप मुझे बताइएगा कि इंग्लिश एजुकेशन के ऊपर जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने फर्स्टली कौन सा कमीशन यहाँ पर लाया था और कौन से एक्ट में आया था? आप एक्ट बता दीजिए, क्योंकि ब्रिटिशर्स यहाँ पर जो रूल करते थे वो एक्ट के अकॉर्डिंगली करते थे। जैसे 1773 का एक्ट था, फिर बाद में चलकर 1935 का एक्ट, लास्ट वाला एक्ट वो हमने जब तक हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखा गया तब तक हमने उसी एक्ट के अकॉर्डिंगली ही रूल किया है। तो आप मुझे ये दो आंसर और एक मैंने क्वेश्चन आपसे पहले पूछा था। चलिए, थैंक यू सो मच, होपफुली आपको ये सेशन पसंद आया होगा। PDF मिलेगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर।